हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में। ब्लूम्स टेक्सोनोमी आपके टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल सब्जेक्ट का एक टॉपिक है और ये मेन टॉपिक है। मोस्टली इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी आते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए हम कौन सी थ्योरी का यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्सोनोमी को यूज़ करते हैं। तो ये वही ब्लूम्स टेक्सोनोमी है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है, इसके डोमेन्स क्या है और उन डोमेन्स को यूज़ करके हम अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अपनी स्किल्स और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और इसका मेन जो पर्पज़ है वो क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लूम्स टेक्सोनोमी 1956 में बेंजामिन ब्लूम्स का नेम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी या फिर ये जो टेक्सोनोमी है उसने ये क्रिएट की थी। इसके साथ दूसरे भी साइंटिस्ट थे, लेकिन जो मेन फोकस था, मेन जैसे कह लें ना, मेन ज़्यादा काम होता है तो ज़्यादा काम इस ब्लूम्स का था। तो इसीलिए इस टेक्सोनोमी को भी हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी बोलते हैं। तो 1956 में ब्लूम्स ने ये टेक्सोनोमी क्रिएट की। ये क्या है? ये एक सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल है। इसका मतलब है इसमें 3 हायरार्किकल मॉडल्स आते हैं, उनका सेट मिलकर ब्लूम्स टेक्सोनोमी बनाते हैं। और ये 3 मॉडल्स क्या हैं इनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। आप बस ये समझ लें कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी एक सेट है 3 हायरार्किकल मॉडल का, जो कि यूज़ होता है टू क्लासीफाई एजुकेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो आपके एजुकेशन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी आपको क्या सीखना है, कौन सी स्किल्स सीखनी है, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी सीखनी है और कौन सी आपको अपने इमोशंस, वैल्यूज़ ये सारे ऐड करके कौन सी न्यू स्ट्रेटजीज सीखनी है, इन सबको हम क्लासीफाई करते हैं बाय यूजिंग ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप इन 3 मॉडल्स को यूज़ करके अपने एजुकेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई करते हैं इनटू लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। यानी कम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर होनी चाहिए और उन कम्प्लेक्स चीज़ों को आप किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से कौन सी स्किल्स को यूज़ करके आप कम्प्लेक्स चीज़ों को ईज़िली बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। और उसके अलावा कौन से वो टॉपिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि पूरा फॉर एग्जांपल बुक है, उस बुक में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो इन सब को आप क्या करते हैं, और जो आपके एजुकेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको क्लासीफाई करते हैं कम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफिसिटी। तो ये सिंपल ब्लूम्स टेक्सोनोमी है। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन को भी हम डिस्कस करते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक टूल है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी एक टूल है जो कि यूज़ होता है एजुकेशन में, ताकि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर सकें बाय यूजिंग ब्लूम्स टेक्सोनोमी। उसके अलावा ब्लूम्स टेक्सोनोमी आल्सो आपके इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, आपके लर्निंग आउटकम और असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ को भी इन्फ्लुएंस करती है। आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी को यूज़ करके अपने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके जो लर्निंग आउटकम हैं उनको बेहतर बना सकते हैं और अपनी असेसमेंट जो स्ट्रेटजी है आपकी उसको भी आप बेहतर बना सकते हैं बाय यूजिंग ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ओके, उसके बाद सवाल आता है कि आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी को क्यों यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पर एजुकेटर का गोल होता है यूजिंग ब्लूम्स टेक्सोनोमी, कि वो अपने स्टूडेंट्स में इनकरेज करता है हायर ऑर्डर थॉट। यानी वो अपने स्टूडेंट के अंदर हायर ऑर्डर थॉट को इनकरेज करना चाहता है बाय बिल्डिंग अप फ्रॉम लोअर लेवल कोग्निटिव स्किल। अब लोअर लेवल कोग्निटिव स्किल से जब वो अपने स्टूडेंट से स्टार्ट लेगा, तो उससे क्या होगा, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर ऑर्डर थॉट पर जाके पहुंचेंगे। यानी पहले वो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को यूज़ करके। जैसे वो सिंपल सिंपल सोल्व करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो हायर ऑर्डर वाले थॉट हैं वो भी उनके अंदर आते जाएंगे और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी इन्हांस होती जाएगी। तो जो मेन गोल है एजुकेटर का ब्लूम्स टेक्सोनोमी यूज़ करने का, वो ये है कि वो अपने स्टूडेंट्स में हायर ऑर्डर थॉट को इनकरेज करना चाहता है बाय बिल्डिंग अप फ्रॉम लोअर लेवल कॉग्निटिव स्किल्स। और ये सारा कुछ किस तरह से होता है? ये सारा कुछ 3
ऐसा कह लें कि 3 पार्ट्स या फिर 3 चीज़ों को मिलाकर होता है, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर आ जाते हैं। इनको हम डोमेन्स भी बोलते हैं, लर्निंग डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन हो गया, अफेक्टिव डोमेन हो गया और साइकोमोटर डोमेन हो गया। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, हैंड, हार्ट और ब्रेन। ठीक है, यानी अपनी दिल, दिमाग और हाथों को मिलाकर जो आप कुछ सीखते हैं ना, तो वो आपसे आप भूलते नहीं हैं उसको। पहले आपने दिमाग से कोई चीज़ जो है ना वो समझी, फिर आपने उसको फील किया अपने हार्ट से। ठीक है, हार्ट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशन, अपने वैल्यूज़। तो इसको जस्ट आपने रिमेंबर करने के लिए हमने यहाँ पर हार्ट ऐड किया है, कि हार्ट का मतलब है इमोशन, यानी अफेक्टिव को ये शो कर रहा है। तो अपने इमोशंस को शो करते हैं कि इस जब आप किसी सीखने वाली चीज़ में अपने इमोशन भी ऐड कर देते हैं और उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हैं, यानी आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो भी आ जाती है, तो उसके बाद जो आप चीज़ सीखते हैं वो आपको हमेशा याद रहती है। तो कॉग्निटिव यानी ब्रेन, अफेक्टिव यानी हार्ट और साइकोमोटर यानी अपनी मोटर स्किल जैसे हैंड्स का यूज़ करके आप कोई चीज़ जो है वो सीख सकते हैं बेहतर नमूने से। तो आज हम इस वीडियो में इन सारे डोमेन्स को भी डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है और साइकोमोटर डोमेन क्या होता है। ये वो सारे डोमेन से ब्रेन, हार्ट और हैंड, ठीक है, इनके अंदर इनके जो सब डिवीजन यानी जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो नीचे लिखे हुए हैं सब डोमेन के नीचे। और उसके अलावा नीचे उनके साइंटिस्ट के नेम भी हैं, यानी कौन से साइंटिस्ट का कौन से डोमेन में ज़्यादा काम था। जैसे अफेक्टिव डोमेन में ब्लूम्स टेक्सोन जो ब्लूम्स है उसका काम था ज़्यादा, मासिया और उसके अलावा क्राटहोल। ठीक है, उसके अलावा जो फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, उसमें भी क्राटहोल और ब्लूम्स को कहा जाता है कि इनका काम ज़्यादा था। साइकोमोटर डोमेन में डेव का काम था। तो इन सब को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, कॉग्निटिव डोमेन को। अब कॉग्निटिव डोमेन क्या है, कॉग्निटिव यानी ब्रेन को ये इंडिकेट कर रहा है ना, इसमें आप अपनी मेंटल प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करते हैं ताकि आप अक्वायर कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें किसी चीज़ को। अंडरस्टैंड करने के बाद वो अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद उसको एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद आप उसको सिंथेसिस और लास्ट में एवेल्युएट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। यानी अपनी मेंटल प्रोसेसेस, अपने जहन, दिमाग को यूज़ करके आप कोई इन्फॉर्मेशन अक्वायर करते हैं, उसको समझते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उसको सिंथेसिस करते हैं, लास्ट में उसको एवेल्युएट करते हैं। किसको, इन्फॉर्मेशन को जो आपने अपने मेंटल प्रोसेसेस को यूज़ करके, इन्वॉल्व करके हासिल किया। तो ये क्या है, कोग्निटिव डोमेन। जो इससे जो सारा जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे ब्रेन से होता है, हमारे थॉट से होता है, यानी कोग्निटिव स्किल्स को यूज़ करके हम कोई चीज़ हासिल करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। तो ये सारा कुछ कोग्निटिव डोमेन में आ जाता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन डोमेन यूजुअली स्टार्ट विथ वर्ब सच एज डिफाइन, एक्सप्लेन, कंपेयर, सोल्व, क्रिएट और क्रिटिसाइज। अब इस कोग्निटिव डोमेन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे किसी चीज़ को डिफाइन करना, किसी को एक्सप्लेन करना और दो इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, सोल्व करना, कोई न्यू चीज़ क्रिएट करना और क्रिटिक्यू करना। ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कोग्निटिव डोमेन में। तो ये डोमेन है कोग्निटिव का, जो कि 1956 में आया था। इसमें जो फर्स्ट लेवल है जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, सेकंड पर कंप्रीहेंशन आ जाती है, थर्ड पर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, देन सिंथेसिस और लास्ट में एवेल्युएशन करते हैं हम उस चीज़ की। तो ये जो हायरार्किकल मॉडल है कोग्निटिव डोमेन का जो कि ब्लूम्स ने दिया था, ये 1956 का है। ओके, तो 1956 का कॉग्निटिव डोमेन में नीचे से स्टार्ट करते हैं नॉलेज से, क्योंकि पहले जो हमारी स्टेज होती है वो नॉलेज होती है, यानी कोई चीज़ आप पहले गेन करते हैं। ठीक है, तो नॉलेज में आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद आपका दूसरा स्टेप आता है जिसको हम कंप्रीहेंशन बोलते हैं। ठीक है, कंप्रीहेंशन में आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हेन यू एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, पहले आपने कोई चीज़ रिसीव की, उसके बाद आप इतने एबल हो गए हैं कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करने को हम बोलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद इसका स्टेप आता है, लेवल आती है एनालिसिस। एनालिसिस में आप
ब्रेक करते हैं स्मॉल पार्ट्स में उस इंफॉर्मेशन को, ताकि आप उसको एनालाइज और अंडरस्टैंड कर सकें। कोई बड़ा कंसेप्ट है, उस बड़े कंसेप्ट को आप स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करके उसकी जो की पॉइंट्स है उसको एनालाइज और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देन एनालिसिस के बाद स्टेप आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में आप कंबाइन करते हैं समथिंग टू फॉर्म अ न्यू थिंग, यानी बहुत सारी चीज़ें आपने गेन की है, अब उन सारी चीज़ों को आप कंबाइन करके कोई न्यू चीज़ फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। और लास्ट में जो लेवल आती है कॉग्निटिव डोमेन, वो है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन जैसे वर्ड से ही क्लियर है, आप किसी चीज़ को एवेल्युएट करें या फिर जज करें। तो ये सारी लेवल्स थी कॉग्निटिव डोमेन में 1956 की। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेनी है कि ये जो सारी लेवल्स हैं ये 1956 वाले कॉग्निटिव डोमेन में थी। उसके बाद ये चेंज हुआ था। किस तरह से चेंज हुआ था वो भी हम डिस्कस करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो पहले नाउन था, नाउन में थे। ठीक है, नॉलेज क्या है, नॉलेज एक नाउन है, कंप्रीहेंशन नाउन है, ये सारे नाउन के फॉर्म में हैं। उसके बाद 2001 में इसको रिवाइज किया गया। रिवाइज करने के बाद इस नाउन को चेंज किया गया वर्ब में, जैसे कि नॉलेज की जगह पर रिमेंबर आ गया, कंप्रीहेंशन की जगह पर अंडरस्टैंड आ गया, एप्लीकेशन की जगह पर अप्लाई, एनालिसिस की जगह पर एनालाइज आ गया, और लास्ट वाले जो लेवल से सिंथेसिस और इवेल्युएशन, इन दोनों के बीच में चेंजिंग आ गई। ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो पहले वाली थी 1956 की, उसमें सिंथेसिस पहले थी, इवेल्युएशन बाद में थी। लेकिन जो दूसरी टेक्सोनोमी बनी 2001 में, उसमें इवेल्युएशन पहले थी, लास्ट में क्रिएशन थी। तो सिर्फ यही चेंज आया। आपने बस ये दो चीज़ें याद रख लेनी है रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी के लिए, कि एक तो नाउन से वर्ब फॉर्म में चेंज हो गई इसकी लेवल्स के नेम, और उसके अलावा जो लास्ट की दो लेवल हैं इवेल्युएट और क्रिएट, वो चेंज हो गई। पहले इवेल्युएट और क्रिएट आ गई रिवाइज्ड में, और जो पहले वाली थी उसमें पहले सिंथेसिस थी और लास्ट में इवेल्युएशन थी। तो इस तरह से इनके बीच में चेंजिंग आ गई। ओके, तो हम न्यू वाली जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी है वर्ब के फॉर्म में, उसको भी डिस्कस करते हैं। सो 2001 में रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी बनी। अब इसमें जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स थे कॉग्निटिव डोमेन के, वो रीनेम किए गए और रीऑर्डर्ड भी किए गए। रीनेम यानी उनके जो नेम है वो भी चेंज किए गए, नाउन से वर्ब हो गए, और उनके जो ऑर्डर था वो भी चेंज हुआ। ऑर्डर जस्ट लास्ट वाली दो लेवल्स में हुआ, तो इनका रीऑर्डर्ड भी हुआ द लेवल ऑफ लर्निंग। ओके, तो पहले क्या हुआ, नॉलेज की जगह पर रिमेंबर आ गया, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं। रिकॉल करना या फिर इंफॉर्मेशन को गेन करना एक ही है। ठीक है, बात सेम ही है, इनका मतलब जो है वो सेम है, जस्ट इनको हमने रीनेम किया है और इनको रीऑर्डर किया है। उसके बाद सेकंड कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का क्या मतलब था, कंप्रीहेंशन यानी आप किसी चीज़ को कंप्रीहेंड करें, अंडरस्टैंड करें, तो उसकी जगह पर अंडरस्टैंड आ गया। ओके, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। देन एप्लीकेशन में अप्लाई आ गया, जिसमें आप यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन इन कंक्रीट सिचुएशन। जो कंक्रीट और प्रैक्टिकल आपकी लाइफ है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब वो आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, तो उसको हम अप्लाई बोलते हैं। एनालाइज में आप ब्रेक डाउन करते हैं होल इनटू पार्ट्स, जो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। और एवेल्युएट में लास्ट में हाँ आप क्या करते हैं, मेकिंग जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मेथड। लास्ट में सिंथेसिस है, वो यहाँ पर थोड़ा कट हो गया है, लेकिन हमने इसके आगे इसको डिफाइन किया है वन बाय वन करके। तो सिंथेसिस का मतलब क्या है, आप बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके कोई न्यू चीज़ बनाए, तो उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये जो टेक्सोनॉमी है रिवाइज टेक्सोनॉमी, ये 2001 में दी गई थी। ओके, तो यहाँ पर ये इसकी टेबल फॉर्म है। ठीक है, क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग। आप इनको वर्ब के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर आप इनके लास्ट में आईएनजी लगाकर भी इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि रिमेंबरिंग हो गया, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे थे। अंडरस्टैंडिंग में जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब अप्लाइंग में आप अपनी प्रैक्टिकल कंडीशन में उसको अप्लाई करते हैं। एनालाइजिंग में एनालाइज करते हैं। इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, ये सारा सेम ही है, जस्ट इनको हमने रीऑर्डर और रीनेम किया है। तो अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे।
सो दिस इज़ द 2001 ब्लूम्स टेक्सोनोमी, जिसको हम रिवाइज्ड बोलते हैं। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई है कि रिवाइज क्या थी और पहले वाली कौन सी थी। सबसे पहले जो हमारे पास सब डिवीजन आता है वो है नॉलेज या फिर रिमेंबरिंग। दोनों वर्ड आप याद रख सकते हैं, नॉलेज पहला वाला था, रिमेंबरिंग बाद वाला था। नॉलेज या फिर रिमेंबरिंग में इसमें एबिलिटी होती है टू रिकॉल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी आपकी वो एबिलिटी जिससे आप अपनी डेटा को रिकॉल कर सकें और इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकें। यानी कोई चीज़ आपको हमने सिखाई है कि 2+2 4 हुए, ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, ये आपने याद कर लिया, रिमेंबर कर लिया, ये आपकी नॉलेज में फिट हो गया। अब जब हम आपसे पूछेंगे तो आप हमें बताएंगे कि 2+2 कितने हुए, 2+2 4 होते हैं। ये आपकी क्या है, रिमेंबरिंग है, पहली स्टेज है जिसमें आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं और आप उसको एज इट ले लेते हैं। और कोई आप उसके अंडरलाइनिंग का क्या है, क्यों हुआ 2+2 क्यों हुए, 4 क्यों हुए, तो ये आप नहीं सोचते, आप जस्ट ये सोचते हैं कि 2+2 4 हुए। ये आपकी पहली स्टेज है। अब इसके कीवर्ड्स क्या हैं जो आपसे पूछ सकते हैं कि रिमेंबरिंग या फिर नॉलेज स्टेज में जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, तो उसके कीवर्ड है डिफाइन। डिफाइन यानी आप कोई भी चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको कोई पोयम बताई, ठीक है, छोटे बच्चों को हम पोयम सुनाते हैं तो वो उसको याद कर लेता है। उसके बीच उसके अंदर जो अंडरलाइनिंग उसका काज है, क्यों है ये पोयम, किसको डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उस बच्चे को नहीं पता होता। उसको जस्ट क्या होता है, याद होती है, तो वो उसको डिफाइन कर देता है, किसी को बता देता है। आप उसको उसने किसी को बताया, बच्चे को बताया कि ये एप्पल है, ये बनाना है, तो उसको ये जो नॉलेज है ये गेन हो गई है, उसके दिमाग में है। तो जब आप उसको फिर से वो एप्पल बनाना दिखाएंगे तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। डिस्क्राइब, जो उसको याद होगा वो उसको डिस्क्राइब करेगा, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेगा, रिसाइट करेगा, मेमोराइज, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट और कोड। कोड यानी कोई भी आपने उसको कोड बता दिया कि जिसका सिंपल यहाँ पर मैं आप कोड यूज़ करूँ कि बोलते हैं कि अर्ली यानी सवेरे सो जाओ तो सवेरे ही उठोगे, तो ये क्या है, ये कोट है, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों कहा जाता है, ये उसको नहीं पता होगा, जस्ट ये कोट ही प्रेजेंट है जो उसकी मेमोरी में फिट था, बस उसने बोल दिया, तो इसको हम नॉलेज और रिमेंबरिंग बोलते हैं। देन उसके बाद सेकंड लेवल आती है जिसको हम कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। अब इसमें जो बच्चा है वो इतना एबल हो जाता है कि उसको ये पता लगेगा कि 2+2 किस तरह से 4 हो सकते हैं। पहले उसको पता नहीं था, लेकिन इस कंडीशन में उसको ये पता लग रहा है कि 2+2 4 क्यों होते हैं। तो कंप्रीहेंशन डिफाइन इज द एबिलिटी टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। जो उस मटेरियल की मीनिंग है उसको ये ग्रास्प कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं, समराइज करेगा किसी चीज़ को इंटरप्रेट करेगा, उनको क्लासीफाई करेगा, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करेगा, रिलेट करके देखेगा, इन्फर करेगा और उनसे एक्सट्रैक्ट करेगा कोई न्यू इन्फॉर्मेशन और पैराफ्रेज करेगा। तो ये सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं किसमें, कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें हमारी ये एबिलिटी हो जाती है, यानी उस बच्चे की वो एबिलिटी हो जाती है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। ये सेकंड लेवल है। देन थर्ड लेवल आती है एप्लीकेशन और अप्लाइंग। एप्लीकेशन रिफर्स टू द एबिलिटी टू यूज़ लर्न मटेरियल इन अ न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशन। अब जो इसने सीखा है वो अब कंक्रीट और जो न्यू सिचुएशन है उसमें इसको अप्लाई करेगा। जैसे कि 2+2 4 होते हैं, तो जब वो किसी शॉप के ऊपर जाएगा बाहर, ठीक है, वो बाहर क्या है, बाहर कंक्रीट सिचुएशन है ना, तो उस अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा कि 2+2 4 हुए। जैसे पैसे देने की बात आती है कि किस तरह से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके और काउंट करके इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वहाँ पर शॉप पर अपनी जो उसने सीखा है कि 2+2 4 होता है, और फॉर एग्जांपल 50 का उसने सामान लिया है और 100 उसने उसको दिया है, तो वापस कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो ये क्या है, उसको पता है कि मैंने इसको 100 दिया है और 50 का सामान लिया है, 50 मुझे वापस मिलेगा। तो ये क्या किया उसने, अप्लाई किया। जो कंक्रीट सिचुएशन है उसमें इसने अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वहाँ पर अप्लाई किया। इसी तरह से सेम हम जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो कैसे करते हैं, पहले हम उसको स्टडी करते हैं
अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करते हैं कि यहाँ पर ये होता है और इस जगह पर इस कंडीशन में ये मेडिसिन यूज़ होनी है, इस प्रोसीजर में ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होना है, ये हमें कैसे पता लगता है? जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद हम जब उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो इसको हम एप्लीकेशन और अप्लाइंग बोलते हैं। तो यहाँ तक वो बच्चा बहुत ज़्यादा सीख जाता है। ठीक है, पहले तो उसने जस्ट ये लगाया, पता लगाया कि उसको समझ आ गया है। समझ आने के बाद जब आप अप्लाई भी करते हैं तो वो आपको जल्द से जल्द और लंबे अरसे तक वो चीज़ याद रहती है। इसके कीवर्ड्स क्या हैं? सोल्व, चेंज, रिलेट, उसके अलावा कोमुलेट, यूज़, स्केच, यानी किसी को आपने स्केच बनाना सिखा दिया तो वो स्केच बना देगा, आर्टिकुलेट करेगा, कोई न्यू चीज़ डिस्कवर करेगा या फिर ट्रांसफ़र करेगा। तो ये क्या है? एप्लीकेशन से या फिर अप्लाइंग है। नेक्स्ट है एनालिसिस और एनालाइजिंग। एट दिस पॉइंट दे बिगन अंडरस्टैंड द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर टू नॉलेज एंड आल्सो एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। अब एनालाइसिंग या फिर एनालिसिस वाली कंडीशन में इतने वो एबल हो जाते हैं कि वो जो अंडरलाइनिंग किसी भी कंडीशन का अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज के जो बीच में फैक्ट और ओपिनियन से उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, किस चीज़ को आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो इस कंडीशन में वो इतना एबल हो जाता है कि वो चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकता है और उनके अंडरलाइनिंग काज क्या है उनको समझ सकता है। इसके कीवर्ड्स क्या हैं? कंट्रास्ट है, कनेक्ट है, रिलेट है, डिवाइस, कोरिलेट हो गया, यानी कि चीज़ों को कोरिलेट करके देखेगा कौन सी चीज़ सही है, कंक्लूड करेगा अगर हम ऐसा करते हैं कि इसके कंक्लूड क्या होगा, कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को और टेक अपार्ट करते हैं। अब इनके बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन आपने जो मेन लेवल है उसको अंडरस्टैंड करना है कि लेवल क्या कहना चाहती है। तो इस तरह से आप अपने अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। देन है एवेल्युएटिंग और एवेल्युएशन। एवेल्युएशन लेवल इज वेयर स्टूडेंट मेक जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज, आइटम, मटेरियल एंड मोर। अब एवेल्युएशन में जो स्टूडेंट्स होता है वो अपनी जजमेंट को यूज़ करता है और जजमेंट करता है किनके ऊपर? वैल्यूज़ ऑफ आइडियाज़ के ऊपर, आइटम्स के, मटेरियल और मोर। ठीक है, जिसमें वो इवेल्युएट करता है, चीज़ों को जज करता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जैसे कि इनके कीवर्ड्स कैसे आ जाते हैं? क्रिटिसाइज, जज, रिफ्रेम करना किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना, कोई न्यू चीज़ प्लान करना, अप्रेज, वैल्यू एंड ग्रेड, ये सारी इवेल्युएशन में आ जाती हैं। लास्ट है सिंथेसिस, जिसका न्यू नाम है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में एबिलिटी या फिर कंबाइन करते हैं हम डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स को कि हम कोई न्यू चीज़ या फिर कोई होल को फॉर्म करें। जैसे कि डिज़ाइन हो गया, आपने कुछ सीखा, सीखने के बाद उसने उसको अंडरस्टैंड किया, अपनी सारी स्टेजेस कवर करके लास्ट में आप अपनी डिज़ाइन बनाते हैं। या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ स्टडी की है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आप उसको अंडरस्टैंड करने, इवेल्युएशन करने के बाद उसको मॉडिफाई करेंगे। किसी का रोल प्ले करना, पेविट, या फिर कोई चीज़ लिखी हुई है आप उसको रीराइट करते हैं अपने वर्ड्स में, तो ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी स्किल है। ठीक है, जो आपको आ रही है। कोई न्यू चीज़ डेवलप करना, इन्वेंट करना, किसके साथ कोलैबोरेट करना और कोई न्यू चीज़ राइट करना, ये सारे सिंथेसिस और क्रिएटिंग इस लेवल में आ जाती है। तो ये सारे कॉग्निटिव डोमेन्स थे। डोमेन्स के जो अंदर लेवल्स आती हैं वो थी जिनको हमने वन बाय वन करके डिस्कस किया। आई थिंक यहाँ पर आपको कॉग्निटिव जो डोमेन है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डोमेन को डिस्कस करते हैं जो कि है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन 1964 में दिया गया था। अफेक्टिव डोमेन में मोस्टली ब्लूम्स, मासिया और उसके अलावा दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्राटहोल। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट इन्होंने काम किया था अफेक्टिव डोमेन को बनाने के लिए। अब अफेक्टिव डोमेन का क्या मतलब है? अफेक्टिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है कि जो पीपल्स हैं वो अपने इमोशनली किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, यानी अपनी वैल्यूज़ किसको देते हैं, फीलिंग्स और एटीट्यूड, इन सब को यूज़ करके जो पीपल हैं वो इमोशनली थिंग के साथ किस तरह से डील करते हैं। यानी अपने इमोशंस को यूज़ करके वो किसी थिंग्स को वैल्यू देते हैं, किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं और किसी के लिए
कौन से एटीट्यूड्स होने चाहिए, तो ये सारे अफेक्टिव डोमेन में आ जाते हैं। अब अफेक्टिव डोमेन की 5 लेवल थी, कॉग्निटिव की 6 थी, अफेक्टिव की 5 लेवल्स हैं, जो कि रेंज करती हैं फ्रॉम बेसिक अवेयरनेस टू मोर कम्प्लेक्स वैल्यू एंड बिलीफ। ओके, तो वन बाय वन करके हम इनको भी डिस्कस करते हैं। तो ये अफेक्टिव डोमेन ही, जिसमें जो साइंटिस्ट थे वो थे क्रैटहोल, ब्लूम्स और मासिया। इसकी पहली जो स्टेज है वो है रिसीविंग, दूसरी स्टेज है इसकी रिस्पॉन्डिंग, तीसरी है वैल्यूइंग, चौथी है ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट वाली स्टेज है इसकी कैरेक्टराइजेशन, या फिर इसको लेवल्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, मैं इसको बार बार स्टेज बोल रही हूँ, ये लेवल्स हैं। तो ये क्या है, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहली जो स्टेज है वो रिसीविंग है। ठीक है, तो रिसीविंग में आप अटेंशन करते हैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो रिसीविंग में आप पेइंग अटेंशन एंड बीइंग अवेयर, किसी भी चीज़ के बारे में आप अवेयर हो जाते हैं और उनके ऊपर पूरा अपना फोकस लगाते हैं, उसको, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। ठीक है, देन दूसरी बात, जो दूसरी लेवल है इसकी, वो है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप रिएक्ट करते हैं। देन थर्ड पर आती है वैल्यूइंग, आप उससे अटैच हो जाते हैं और उसको इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। अटैचिंग इम्पोर्टेंस टू आइडियाज़, यानी जो आप चीज़ें पहले, जो आइडियाज़ आपने रिसीव किए, उस आइडियाज़ को रिसीव करने के बाद उससे आप रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद आप उन आइडियाज़ को अटैच कर रहे हैं इम्पोर्टेंस से। ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनके साथ आप इमोशनली अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम वैल्यूइंग बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को वैल्यू देना। जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गए, आपको पहले फॉर एग्जांपल 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एनाटॉमी हो गई और फार्माकोलॉजी हो गई, ऐसे ही पैथोफिजियोलॉजी हो गई, मैथ्स हो गई। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनसे आप इमोशनली कब जुड़ेंगे? पहले तो आप उनको रिसीव करेंगे, अटेंशन देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, उसके बाद आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और रिएक्ट करेंगे। देन जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो उसके साथ आप अटैच हो जाएंगे, इमोशनली अटैच हो जाएंगे और किसी एक ही चीज़ को वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल आपको एनाटॉमी ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर आपको फार्माकोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी जो आपको ज़्यादा आइडियाज़ अच्छे लगते हैं उनसे आप अटैच हो जाते हैं और उनको ज़्यादा अहमियत देने लग जाते हैं, तो उसको हम वैल्यू बोलते हैं। देन है दूसरी, उसके बाद वाली लेवल ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप कंपेयर करते हैं और रिलेट करते हैं वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे दिया है, तो उसके बाद आपको थोड़ी समझ आती है कि हमने एक ही सब्जेक्ट को जब वैल्यू दे रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स कहाँ जाएंगे, उनके बारे में भी आपने सोचना है। अगर आप उनके बारे में उनको नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में आप कंपेयर करते हैं और रिलेट करते हैं वैल्यूज़ को कि कौन सी चीज़ को कितना वैल्यू मिलना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो इसमें आप कंपेयर करते हैं और रिलेट करते हैं वैल्यूज़ को कि कौन सा वैल्यूज़ ठीक है। तो आप बुक्स के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप सारे सब्जेक्ट्स को वैल्यू देंगे, क्योंकि अब आपको ये समझ आ गया है कि कोई एक ही सब्जेक्ट में अगर हम मास्टर कर रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स का तो सत्यानाश हो जाएगा ना, वो आपको याद ही नहीं रहेंगे और ना ही आपको उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को उठा ले, आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है ना उनको क्लियर करना है। तो आप ऑर्गेनाइजिंग में उनको कंपेयर करते हैं और रिलेट करते हैं अपने वैल्यूज़ को। देन लास्ट है कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग में आप एक्टिंग करते हैं कंसिस्टेंटली बेस्ड ऑन वैल्यूज़, यानी अपने वैल्यूज़ के हिसाब, जो ऑर्गेनाइज करने के बाद जो आपने अपने न्यू वैल्यूज़ बनाए हैं, उन वैल्यूज़ के बेस पर आप कंसिस्टेंटली एक्ट करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जब एग्जाम्पल को आप पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पहला रिसीविंग के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इसमें आप दूसरों को लिसन करते हैं रेस्पेक्ट के साथ, उसके अलावा रिमेंबर करते हैं नेम्स ऑफ न्यू पीपल। ठीक है, पहले तो आपने रेस्पेक्ट के साथ किसी चीज़ को सुनना है। देन न्यू पीपल्स के, जैसे कि आप नेम्स को रिमेंबर कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आप रिसीव कर रहे हैं ना कोई चीज़, और न्यू जो पीपल्स हैं उनकी नेम्स आप याद कर रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली उनके साथ अटैच हो रहे हैं। ठीक है, कोई आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिससे बात करने में आपको कंफर्टेबल फील होगी और इमोशनली जिससे आप अटैच हो जाते हैं, ज़्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं, तो उससे आप उसका जो नेम है वो याद कर लेते हैं।
ठीक है। देन आप रेस्पॉन्ड करते हैं। रेस्पॉन्डिंग में आप जैसे कि पार्टिसिपेट करना क्लास डिस्कशन में और प्रेजेंटेशंस देना, तो इसमें क्या कर रहे हैं, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। रेस्पॉन्ड करने के बाद आप वैल्यू देते हैं। वैल्यू का एग्जांपल जैसे कि स्पेंडिंग मोर टाइम स्टडिंग देन प्लेइंग स्पोर्ट। ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो हॉबी है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पोर्ट्स को प्ले करते हैं। लेकिन आपको अब ये अंदाज़ा हो गया है कि स्टडी जो है ना वो ज़्यादा अहमियत रखती है आपकी लाइफ में। तो आप क्या करेंगे, किसी एक चीज़ को वैल्यू देंगे, या फिर स्पोर्ट्स को देंगे या तो स्टडी को देंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, स्टडीज़ में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लाइक जैसे कि स्पोर्ट्स में कम कर रहे हैं। देन रिकॉग्नाइज द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली। आप ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं यहाँ पर कि जो बैलेंस है वर्क एंड फैमिलीज़ के बीच में, उसको आपने किस तरह से बैलेंस में रखना है। तो ये वैल्यू में आ जाता है। वैल्यू के बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप कंपेयर करते हैं वैल्यू सिस्टम को और अंडरस्टैंड करते हैं एविडेंस बिहाइंड वैल्यू। यानी अगर आपने किसी एक चीज़ को वैल्यू दिया है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में आप ये सोचते हैं, ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आपने इसको वैल्यू क्यों दिया है, इसके पीछे क्या एविडेंस है, क्या राज है। तो उसको समझने के लिए आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को, और उनके पीछे का जो काज है वो आप अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट है कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग में स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली। ठीक है। रिफ्रेनिंग फ्रॉम प्रोफेनिटी, जिसमें आप जो गंदे अल्फाज होते हैं वो आपने यूज़ नहीं करने। यानी यहाँ आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि उनका कोई मतलब ही नहीं है ना, जब आप बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बुरा इम्पेक्ट रखती है आपके ऊपर। तो कैरेक्टराइजिंग में आप उनको हटा देते हैं, अपनी लाइफ से निकाल देते हैं कि ये बुरे हैं, आपके लिए सही नहीं है, तो आप उनको वैल्यू नहीं देते। मेकिंग फ्रेंड्स बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के हिसाब से जैसे आपने अपने फ्रेंड्स बना लिए, तो ये क्या है, ये सारा आपके इमोशंस, आपकी वैल्यूज़ और आपके एटीट्यूड के हिसाब से जो आप न्यू चीज़ें लर्न करते हैं, न्यू चीज़ों को वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं। तो ये सारा कंसेप्ट था अफेक्टिव डोमेन का। देन है लास्ट डोमेन, जिसको हम साइकोमोटर डोमेन भी बोलते हैं। साइकोमोटर डोमेन 1875 में आया था, और किसने दिया था, डेव ने दिया था। ठीक है। इस डोमेन में डेव जो साइंटिस्ट है उसका काम ज़्यादा था। साइकोमोटर डोमेन अब क्या कहता है, साइकोमोटर डोमेन में आपकी फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशंस, और उसके अलावा इसमें आप अपनी मोटर स्किल्स को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। साइकोमोटर वर्ड से ही क्लियर है कि आप अपनी मोटर स्किल्स को यूज़ करें। और साइकोमोटर में अब क्या आ रहा है, हैंड। ठीक है, हमने ब्रेन और हार्ट इन दोनों को डिस्कस कर लिया। लास्ट क्या बचा, हमारे पास हैंड बचा, जो कि हैंड किसके लिए यूज़ होते हैं, हैंड बेसिकली आपकी मोटर स्किल्स और फिजिकल मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, कोऑर्डिनेशंस के लिए यूज़ होते हैं। तो साइकोमोटर डोमेन में आप अपनी फिजिकल मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन और अपनी मोटर स्किल एरियाज़ को यूज़ करके कोई चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं जब, तो वो साइकोमोटर डोमेन में आ जाती है। जैसे कि कोई चीज़ आपने करनी सीखी है, जैसे कि अ, जो रोटी है, रोटी को गोल बनाना सीखा आपने, तो गोल आप किस तरह से बनाएंगे, पहले तो आप उसको समझेंगे। ठीक है, सब समझने के बाद आप बात आते हैं करने की। ठीक है, आपने उसको समझ लिया। ठीक है, और उसके अलावा किसी ने आपको समझाया, मोटिवेट किया कि बाबा पढ़ना है, पढ़ोगे तो आपको जॉब्स मिलेंगी, ये वो सारा कुछ आपको पता है। अब ये तब तक आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा जब तक आप उसमें फिज़िकली इन्वॉल्व ना हो जाए। जब तक आप फिज़िकली स्टडी नहीं करेंगे, तो क्या आप एग्ज़ाम को पास करेंगे? नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपने जस्ट उसको सुना, समझा, मोटिवेट भी हुए, आप उसके साथ इमोशनली अटैच भी हो गए, लेकिन आपने उसको किया ही नहीं, तो वो किसी काम का नहीं रहा ना। क्योंकि जब किया ही नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, स्टडी ही नहीं करनी, तो कैसे सक्सेसफुल होंगे? तो लास्ट साइकोमोटर डोमेन आता है, जिसमें आपने चीज़ों को समझ लिया, चीज़ों के साथ इमोशनली अटैच भी हो गए, उनको वैल्यू भी दिया, लेकिन अब बात आती है उनको परफॉर्म करने की, अपनी स्किल्स को परफॉर्म करने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। हाँ, इंट्रावेन्यस जो कैन्युलेशन होती है, कैन्युला लगाना, तो आपने डिस्कस स्टडी किया है कैन्युला किस तरह से लगाते हैं, कौन सी वीन्स में लगाते हैं, कौन सी डिग्री पर लगाते हैं। तो
ये सारा कुछ आपको पता है, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे फिज़िकली, तब तक आपको नहीं आएगा। तो जब अपनी फ़िज़िकल मूवमेंट, अपनी मोटर स्किल एरियाज़ को यूज़ करेंगे, तब आप उस स्किल को गेन कर सकेंगे। तो ये सारा कुछ साइकोमोटर डोमेन में आता है। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट है साइकोमोटर डोमेन का। अब डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल रिक्वायर अ प्रैक्टिस एंड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्पीड, प्रिसीजन, डिस्टेंस, प्रोसीजर एंड और टेक्निक इन एग्जीक्यूशन। अब ये जो स्किल्स हैं, इनकी डेवलपमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे उसमें आप ज़्यादा बेहतर बनते जाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर आप स्किल में डेवलप होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। क्योंकि एक फेमस कोट भी है, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन मोर इम्प्रूवमेंट। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और इनको हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ स्पीड, यानी किसी काम को परफॉर्म करने के लिए आपकी स्पीड क्या है, प्रिसीजन क्या है, डिस्टेंस क्या है, किस तरह से वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और टेक्निक्स क्या क्या यूज़ करते हैं आप। तो ये सारे लेवल्स आ जाती हैं, जिसको हम सब लेवल्स या फिर डिविजन्स बोलते हैं। किसकी? साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन में 5 लेवल्स आ जाती हैं, जिसमें पहली लेवल है इमिटेशन, देन दूसरी है मैनिपुलेशन, तीसरी होती है प्रिसीजन, चौथी है आर्टिकुलेशन, और लास्ट है न्यूट्रलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। पहली इमिटेशन में, कैन द स्टूडेंट कॉपी द बिहेवियर वाइल ऑब्जर्विंग अ डेमोस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी डेमोस्ट्रेशन को जो स्टूडेंट है वो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करने के बाद उसको जब कॉपी कर रहा है, तो वो सारा कुछ इमिटेशन में आ जाता है। मैनिपुलेशन में, कैन द स्टूडेंट परफॉर्म सर्टेन एक्शन, परफॉर्म मेमोरी और फॉर्म अ सेट ऑफ डायरेक्शन। इसमें वो परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता सर्टेन एक्शंस को। तीसरी है, कैन द स्टूडेंट परफॉर्म द स्किल विथ प्रिसीजन एंड विदाउट असिस्टेंट, यानी उसने काम पहले तो ऑब्जर्व किया, फिर उसको करने की कोशिश की। 3 स्टेज में क्या वो किस विदाउट असिस्टेंट, यानी किसी की मदद के बगैर वो काम खुद परफॉर्म कर सकता है या नहीं। चौथी पर है, कैन द स्टूडेंट कोऑर्डिनेट एंड अडॉप्ट एक्शन फॉर कंसिस्टेंटली एंड नोवल्टी। और लास्ट है नेचुरलाइजेशन, कैन द स्टूडेंट परफॉर्म द स्किल फ्रॉम मेमोरी विदाउट मच थॉट, यानी अपनी मेमोरी के यूज़ करके कोई स्किल को क्या वो परफॉर्म कर सकता है अपने थॉट्स को बगैर यूज़ किए हुए, यानी अब वो इतना मास्टर हो गया है कि वो बगैर कुछ सोचे समझे वो काम चुटकी में करता जा रहा है, जिसको हम नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। तो ये सारी लेवल्स हैं साइकोमोटर डोमेन की, इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। जो साइकोमोटर डोमेन की सब डिवीजन है वो क्लोजली रिलेटेड होती हैं रेस्पॉन्डिंग टू फेनामिना, यानी अफेक्टिव डोमेन से। अफेक्टिव डोमेन में आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे ना किसी फेनोमेना के खिलाफ, तो इनके जो सब डिवीजन है वो अफेक्टिव डोमेन के साथ ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि इनके जो कीवर्ड्स हैं, वर्ब्स, वो सेम मिलते जुलते हैं, जिसमें बिगिन, डिस्प्ले, एक्सप्लेन, मूव्स, प्रोसीड, रिएक्ट करना, शो करना, स्टेट करना, वॉलेंटीज, डेमोस्ट्रेट, या फिर अज्यूम अ पोजिशन। तो ये जो सारे सब डिविजन्स थी, इनकी वो क्लोजली रिलेटेड होती हैं अफेक्टिव डोमेन की, क्योंकि अफेक्टिव डोमेन में भी हम कोई काम परफॉर्म करते हैं और साइकोमोटर में भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करते हैं इमिटेशन। इमिटेशन में द लर्नर ऑब्जर्व एंड इमिटेट अ फिजिकल एक्शन और मूवमेंट, यानी जो लर्नर है वो फिजिकल एक्शन और मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है कि ये किस तरह से हो रही है। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल। साइकोमोटर की ये बेसिक लेवल है, जहाँ पर लर्नर रिप्लिकेट करता है मूवमेंट विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग इट पर्पस, यानी कोई चीज़ आप देख रहे हैं सामने, कि आपके सामने कोई स्किल परफॉर्म हो रही है, आपने उसका पर्पस क्या है वो आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, जस्ट आप उसको कॉपी कर रहे हैं, उस मूवमेंट को रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इमिटेशन, जो कि पहली स्टेज है साइकोमोटर लर्निंग डोमेन की, जिसमें जो लर्नर है वो ऑब्जर्व करता है उस स्किल को। सेकंड है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में लर्नर जो है वो परफॉर्म करता है फिजिकल एक्शंस और मूवमेंट विद सम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी पहले तो उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद रिप्लिकेट किया, दूसरी बात जो दूसरी लेवल पर आता है तो वो उसको परफॉर्म करता है सारी एक्शंस और मूवमेंट को विथ सम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी थोड़ा थोड़ा वो सही से कर रहा है, बट मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल।
अब जैसे कि बोलते हैं कि जो ट्रेनीज़ होते हैं, ठीक है, ट्रेनीज़ को आप कोई प्रोसीजर बता दें, वो आपको देख-देख कर, आपको कॉपी करके वो कर तो लेगा, लेकिन उसका जो अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल्स है, वो उसको पता ही नहीं होगी कि ये क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जस्ट वो देख कर कोई काम सीखता है, उसको करता भी है, लेकिन वो उसको इतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं करता। हमेशा आपने ये भी नोट किया होगा कि जो ट्रेनीज़ होते हैं, उसके ऊपर जो अ डॉक्टर्स होते हैं, हेड होते हैं, वो खड़े होते हैं ताकि कोई अगर गलती हो तो उसको जल्द से जल्द ठीक कर लें। तो इसमें मैनिपुलेशन में क्या है, वो जो उसने फिज़िकल एक्शंस और मूवमेंट पहले ऑब्ज़र्व की थी उसको कर रहा है, लेकिन इतनी एक्यूरेसी से नहीं कर रहा, और उसको अभी तक ये भी फुली नहीं पता कि इनका अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कि किस तरह से इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। देन लेवल आती हैं प्रिसिजन। अब इसमें लर्नर डेमोस्ट्रेट करता है हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन कंट्रोल इन परफॉर्मिंग ए फिजिकल एक्शन और मूवमेंट। इसमें अब इसको ज़्यादा हाई लेवल की एक्यूरेसी आ जाती है, उस जो फिजिकल एक्शन और मूवमेंट है उसको कंट्रोल और अच्छी तरीके से करता है। तो इसको हम प्रिसीजन बोलते हैं, यानी जिसमें वो सारा कुछ समझ जाता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। देन लेवल आती है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में जो लर्नर है वो कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करता है मल्टीपल मूवमेंट्स को, ताकि वो एक स्पेसिफिक गोल और आउटकम को अचीव कर सके। इसमें आर्टिकुलेशन होती है। ओके। देन लास्ट है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में जो लर्नर है वो फिजिकल एक्शन और मूवमेंट को परफॉर्म करता है विथ ईज, फ्लूइडिटी एंड ऑटोमेटिसिटी रिक्वायरिंग मिनिमल कॉन्शियस थॉट। यानी इसमें वो इतना परफेक्ट हो गया कि उसको सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब चाहे जैसे चाहे आप उससे वो काम करवा सकते हैं, क्योंकि अब वो उसमें एक्सपर्ट हो गया है, और किसी भी डिफ़िकल्टी के बगैर ईज़ यानी ईज़ी होकर वो अपना काम स्मूथ वे में कर सकता है, और कोई यहाँ पर उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस लेवल पर आकर वो ज़्यादा परफेक्ट हो गया है। इसको हम नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, जब वो नेचुरल हो जाता है अपनी किसी स्किल को परफॉर्म करने में। तो ये टोटल सब लेवल थी साइकोमोटर डोमेन की। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक गोल्स ऑफ डोमेन। जो अभी तक हमने सारे डोमेन्स को डिस्कस किया, इनके स्पेसिफिक गोल क्या है। तो जो पहला डोमेन था हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन, उसका गोल ये है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। देन सेकंड क्या है इसका गोल, सेकंड गोल ये है कि हम अपनी नॉलेज रिटेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको रिकॉल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कोई चीज़ आपने पढ़ी, जब आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको वो याद नहीं रहेगी। तो कोग्निटिव डोमेन को यूज़ करके आप अपनी नॉलेज की जो रिटेंशन है और रिकॉलिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी जो एनालिटिकल और एवेल्युएटिंग थिंकिंग है, किसी चीज़ को एनालाइज करने की, किसी चीज़ को एवेल्युएट करने की जो स्किल्स है, वो भी आप इन्हांस कर सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन्स को यूज़ करके। देन दूसरा अफेक्टिव डोमेन का क्या है गोल स्पेसिफिक, तो इसमें आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपकी है और अवेयरनेस है उसको फॉस्टर कर सकते हैं। अपने एटीट्यूड, वैल्यू और बिलीफ को डेवलप कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ को कौन सा वैल्यू, कितना वैल्यू देना है, किस चीज़ के ऊपर बिलीव करना है, और कौन सी जगह पर आपका कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये सारा इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट भी अफेक्टिव डोमेन में होती है। देन अफेक्टिव डोमेन की मदद से आप के अंदर सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी करे इनकरेज होती है। देन है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में आप फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं। जो छोटी छोटी या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स, उनको परफॉर्म करने की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं आपके अंदर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और डेक्स्ट्रेरिटी, ये सारे इम्प्रूव होते हैं, और आपकी जो फिजिकल फिटनेस और ओवरऑल वेलबींग है वो इन्हांस होती हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक गोल्स थे। और लास्ट में डिस्कस करते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को एक एजुकेटर या फिर ट्रेनी यूज़ करता है, तो क्यों करता है, उनका क्या पर्पस है। तो इसमें क्रिएट क्लियर एंड स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम क्लियर और स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कर सकें। दूसरा ये है कि हम मोर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं बाय एवेल्युएटिंग समथिंग, कि कौन सी एक्टिविटीज़ को बच्चा परफॉर्म करके ज़्यादा सीखता है। तो ये सारा कुछ डिज़ाइन वगैरह भी हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का यूज़ करके करते हैं।
थर्ड में हम असेस करते हैं स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोग्रेस मोर एक्यूरेटली, यानी स्टूडेंट की जो लर्निंग है और उनकी जो प्रोग्रेशन है उसको आप एक्यूरेटली असेस कर सकते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को यूज़ करके। देन एनकरेज डीपर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आप ये सारे लेवल्स पता होंगे तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप डीपर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग इनकरेज कर सकते हैं। और लास्ट में डेवलप मोर वेल राउंडेड एंड कम्पिटेंट लर्नर। ओके, तो ये सारे आपके क्या थे, गोल्स थे, आपके ऑब्जेक्टिव्स थे कि आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का क्यों यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको आज ये क्लियर हो गई होगी कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है, उसके डोमेन्स क्या थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।